शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूं। मैं उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे। लिसनर्स, जब इंसान वजूद में आए तो इंसान के वजूद से पहले जिन्नात थे। तो अल्लाह के हुक्म से जिन्नात को अल्लाह ने हुक्म दिया कि वो इंसानों की आबादियों को छोड़ दें और गारों में जाकर आबाद हो जाएं। दूर दराज पहाड़ों पर, दूर दराज इलाकों पर जहाँ इंसान की रसाई आम नहीं थी, वो ठिकाने दे दिए गए जिन्नात को। कुछ शयातीन जिन्नात के लिए बैतुल खला की जगह दी गई। वहाँ बैतुल खला में, जिसको हम उर्फ़े आम में बाथरूम कहते हैं, वॉशरूम कहते हैं, वहाँ पर शयातीन जिन्नात मौजूद होते हैं। इसीलिए जब भी बाथरूम में जाएं तो अपने बच्चों को बाथरूम में जाने की दुआ सिखाएं और ख़ुद भी बाथरूम में जाते वक्त वो दुआ लाजमी पढ़नी चाहिए। लिसनर्स, जब इंसानों ने आबादियों में आकर रहना शुरू किया तो जो जिन्नात गारों में आबाद हो गए वो वहीं के मुकीम हो गए। इसी से मिलती जुलती एक कहानी ऐसे ही गारों पर मबनी, जहाँ पर जिन्नात आबाद हैं, जो कि 700 साल पुरानी गारें हैं, जिनको शाह अलादीता की गारें कहा जाता है और गुद्दा केव्स भी बोला जाता है। उनसे रिलेटेड एक कहानी मेरे एक लिसनर ने मेरे साथ शेयर की है, जिसको मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर कर रहे हैं अज़हर, शेयर कर रहे हैं सांगला हिल से। अज़हर कहते हैं, मैं सांगला हिल्स का रहने वाला हूँ। आज आपके साथ अपनी ख़ुद की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक नहायत ही ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये बात आज से 7 साल पहले की है। मेरी शादी हुई तो मेरी मिसेस बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। कुछ लोग ये कहते थे कि शायद उन पर जिन्नात का साया है, वो जिन्नात के ज़ेरे असर हैं। मैंने बहुत से उनके इलाज करवाए। वो बैठे बैठे रोना शुरू कर देती थी, 2-2 3-3 घंटे बेहोश रहती थी। डॉक्टरी इलाज बहुत ज़्यादा करवाए, लेकिन कोई भी बीमारी सामने नहीं आती थी। हर तरह के टेस्ट करवाए, हर तरह के इलाज भी करवाए, लेकिन हर रिपोर्ट क्लियर आती थी। लेकिन इसके बावजूद कभी कभी उनकी हरकतें कुछ ऐसी हो जाती थी जो बहुत ज़्यादा तअज्जुब में डाल देती थी। चाँद की मखसूस तारीख़ों पर मेरी मिसेस बाल खोलकर रात के टाइम सहन में बैठ जाती थी, चाहे सर्दी होती थी चाहे गर्मी होती थी। जब हम उनको उठाने की कोशिश करते थे तो वो घुर्राना शुरू कर देती थी, जिस पर घर के बड़े बुज़ुर्गों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये जिन्नात के ज़ेरे असर हैं। शायद इनके पेरेंट्स को इस बात का पता था। जब उनको ये सारी बातें बताई गई तो उन लोगों ने साफ इनकार कर दिया कि हम लोग इस बारे में नहीं जानते कि हमारी बेटी पर कोई जिन्नात थी, क्योंकि हमने बिल्कुल इसको नॉर्मल कंडीशन में ही इसकी शादी की है। कभी इसकी हालत पहले ऐसी नहीं हुई थी जो शादी के बाद होना शुरू हो गई। बहुत से दरबारों पर भी, मज़ार शरीफ पर भी मैं लेकर गया, बहुत से बुज़ुर्ग और अल्लाह वाले जो थे उनके पास भी लेकर गया, लेकिन मुझे कहीं से भी उनका इलाज नहीं मिला। एक दफ़ा मैं जहाँ पर जॉब करता था तो वहाँ पर मेरे पास मेरे एक क्लाइंट आए। मैं एक बैंक में जॉब करता था, उनसे मेरे काफ़ी अच्छे टर्म्स थे। काफ़ी अरसे के बाद वो मुझे मिलने आए। तो जैसे उन घर की बातों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, मेरे उनसे फैमिली टर्म्स भी थे। तो मैंने उन्हें अपनी मुसीबत बताई। उनका ये कहना था कि इस्लामाबाद में एक बहुत बड़े आमिल हैं, अल्लाह वाले हैं, आप वहाँ पर लेकर जाएं अपनी मिसेस को, इंशाल्लाह इनकी ये तकलीफ़ ठीक हो जाएगी। जब मैंने उनसे एड्रेस पूछा तो उनका ये कहना था कि इस्लामाबाद से कुछ फासले पर वो रहते हैं। शायद शाह अलादीता की गारों की तरफ ही उनका भी मस्कन था। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि जहाँ पर मैंने इतनी स्ट्रगल की है, चलो एक जगह पर फिर भी चले जाते हैं। मेरी शादी को उस वक्त 2 साल हो चुके थे और कोई औलाद वगैरह भी नहीं थी। तो मैं अपनी मिसेस को लेकर, साथ मेरी अम्मी भी थी, मेरे बड़े भाई भी थे, हम लोग रवाना हो गए। उससे अगले दिन ही सैटरडे संडे था, तो मैंने सैटरडे ऑफ़ किया और मैं उनको लेकर चला गया। जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे तकरीबन शाम हो चुकी थी।
वहाँ पर मकामी लोगों से जब हमने पूछना शुरू किया तो सब लोग यही कहते थे कि हम लोगों को नहीं पता। बहुत से लोगों से पूछा, अपने उस दोस्त से भी रब्ता किया तो उनका ये कहना था उसी साइड पर है, आप आगे चलते जाएं, आपको वो मिल जाएंगे। प्रॉपर एड्रेस उनको भी नहीं पता था। जितने लोगों से मैंने वहाँ पर पूछा, कभी कोई रास्ता कोई बताता था, कभी कोई रास्ता कोई बताता था, और कभी कुछ लोग कहते थे हमें पता ही नहीं है। वहाँ पर पहुँचते पहुँचते हम लोगों को शाम हो गई। हम लोग शाह अलादिता की गारों के पास पहुंच गए। वहाँ पर उस वक्त कोई भी नहीं था। वहाँ से लोग वापस जा रहे थे, जो वहाँ पर सैर व सियाहत के लिए लोग उन जगहों को देखने के लिए आते थे। अब मैंने ये सोचा कि पहले मैं जाकर एक दफ़ा पता कर लूँ कि शायद वो बुज़ुर्ग वहाँ पर हैं जिनसे मुझे मिलना है, तो मैं तब अपनी मिसिस को और बाकी सबको लेकर वहाँ पर चलूँगा। मैंने गाड़ी एक जगह पर रोकी, बिल्कुल सामने वो केव्स नज़र आती थीं। अभी रात नहीं हुई थी, अभी रोशनी थी, मगरिब से पहले की ये बात है। तो जब मैं बाहर निकला, मैंने वहाँ से एक दो लोगों से भी पूछा। सब ने इनकार किया कि हमें यहाँ पर कोई नज़र नहीं आया, हमें नहीं पता यहाँ पर कोई दरबार है, या हमें नहीं पता यहाँ पर कोई बुज़ुर्ग बैठते हैं, हम तो बस इन केव्स को देखने आए हैं। वहाँ पर बहुत कदीम पुराने बरगद के दरख्त थे, जिनकी जड़ों को देखकर ही एहसास हो रहा था कि पता नहीं ये कितने सैकड़ों साल पुराने दरख्त हैं। अभी मैं वहाँ पर ये सब विज़िट ही कर रहा था कि मुझे कोई नज़र आ जाए, कोई वहाँ का ऐसा बंदा नज़र आ जाए जो वहाँ पर हिफाजत करता है, तो मैं उनसे पूछ सकूं। लेकिन मैं नाकाम रहा। मुझे सारे विज़िटर ही मिल रहे थे। और बिल आखिर मैं थोड़ा सा आगे गया तो जहाँ पर बरगद के दरख्त थे, वहाँ पर उनकी छाँव में मुझे एक आदमी बैठा दिखाई दिया। उसने सफ़ेद कलर का शलवार कमीज़ पहना हुआ था। मैंने उसको, वो मुझे देख रहा था। उसने मेरे से पूछा कि किसको ढूंढ रहे हैं आप। मैंने उन्हें बताया कि इस तरह से मैंने सुना है यहाँ पर कोई बुज़ुर्ग बैठते हैं, दम वगैरह करते हैं, तो उनके पास मुझे लेकर जाना है अपनी मिसेस को। उस आदमी ने ये कहा कि इससे आगे गाड़ी नहीं जा सकती, आपको पैदल जाना पड़ेगा, थोड़ा सा आप आगे चले जाएं, तो जैसे इन गारों को आप क्रॉस करेंगे, इसकी बैक साइड पर आपको वो बुज़ुर्ग मिल जाएंगे। मैंने कहा कि ठीक है। मुझे ये था कि अंधेरा होने से पहले ही एक दफ़ा हम लोग वहाँ पर पहुँच जाएं। मैं फ़ौरन से आया, मैंने ये बात बताई उनको कि वो पता चल गया, आ जाएं। मैंने अपनी मिसेस को लिया। मेरी मिसेस स्टिल उस वक्त तक नॉर्मल थी, बस वो ज़िद कर रही थी कि मुझे नहीं जाना, लेकिन फिर भी मैं उनको लेकर चल पड़ा। जैसे ही हम लोग उन गारों के पास से गुज़रे, मेरी मिसेस की तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। उनको अजीब तरह से उनके जिस्म को झटके लगने लग गए, सर के बाल खुल गए उनके, और वो बिल्कुल अपने कंट्रोल से बाहर हो गई। उन्होंने वहाँ पर उन गारों और उन दरख्तों की तरफ जाना चाहा, हमसे हाथ छुड़वा कर। शायद उन पर वो दौरे की कंडीशन आ गई थी। वो जो आदमी जिसने मुझे वो बताया था कि इससे आगे ही वो दरबार और या वो जो बुज़ुर्ग बैठते हैं वो हैं, वो आदमी वहाँ पर मौजूद नहीं था। वो कहाँ गया मैं नहीं जानता। पलक झपकने की देर थी, वो आदमी मैं खुद देख रहा था। वहाँ तक भी मैंने उसको देखा जब मैं गाड़ी से बाहर निकाल कर उनको ला रहा था। वो कहाँ गया सडनली मुझे नहीं पता। मैंने ये सोचा था कि उसको साथ लेकर मैं आगे चला जाऊँगा तो वो मुझे बेहतर बता देगा। अब उनको संभालना मुश्किल हो रहा था। मेरे भाई ने और अम्मी ने भी उनको संभालने की कोशिश की, लेकिन उनमें अजीब सी पावर आ चुकी थी। एकदम से उसने हम सबको दूर गिराया और वो भाग कर जाकर बरगद के एक दरख्त के नीचे बैठकर हंसने लग गई। उनकी ये कंडीशन देखकर हमें बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा था। मेरी अम्मी ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और उन पर फूंकना शुरू कर दी, और हम लोगों पर भी, कि शायद ये कंट्रोल में आ जाएं। तभी उनकी आवाज़ बदल गई। वो बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ें निकाल रही थी। उनकी आवाज़ों के बाद वो जो वहाँ पर गारें थीं जिनको हम देख रहे थे, उनमें से भी अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लगीं। वो आवाज़ें ऐसी थीं जैसे बाकायदा वहाँ पर कोई आवाज़ें निकाल रहा है, और वो आवाज़ें किसी मर्द की थीं। बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ें थीं। मेरा दिल बहुत ज़्यादा धड़कने लग गया। मैंने उन्हें ये कहा कि आप लोग यहीं पर रुकें, मैं उन बुज़ुर्ग को देख कर आता हूँ। मैं भागता हुआ उन गारों से आगे गया। आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। फिर भी मैंने जैसे कैसे करके मैं उन पत्थरों के ऊपर चढ़ा, उन गारों के पास गया कि जैसे मैं फिर भी आगे बढ़ा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। वहाँ पर एक बहुत बड़ा गार था। वहाँ पर मुझे कोई भी बुज़ुर्ग नज़र नहीं आए। मैंने आवाज़ें भी दी। जब मैंने आवाज़ें दी तो उन गार के अंदर से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई वहाँ पर है। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और मैंने कहा कि मैं आगे जाकर देखता हूँ। मैंने सलाम भी किया, मैंने बुलाने की भी कोशिश की। वहाँ पर मुझे चमकती हुई 2 आंखें नज़र आईं। मुझे लगा कि शायद पहाड़ का हिस्सा है, कोई जानवर वगैरह भी यहाँ पर हो सकता है। तो मैं डर गया, मैं थोड़ा सा पीछे हटा। जैसे मैं पीछे हटा तो वो जो कोई भी था
वो बाकायदा खड़ा हुआ और उसकी आंखें वैसे ही चमक रही थीं। जब मैंने चमकती हुई आंखें देखी और उनकी प्रॉपर हाइट देखी तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैं उस कार से बाहर निकल आया। तभी मेरे देखते ही देखते वो आंखें भी गायब हो गईं और वहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ सुनी। वो आवाज़ किसी औरत की थी, जैसे उसने बहुत धीमी सी आवाज़ में मुझे कुछ कहा था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैं वापस पलटा, मैं भागता हुआ आया और मैंने ये बताया कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं है, ना कोई दरबार, ना कोई बुज़ुर्ग, कुछ भी नहीं है। पता नहीं, शायद हम लोग गलत जगह पर आ गए हैं, शायद इस जगह पर कुछ ऐसा था ही नहीं। मेरी मिसेस की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो अजीबोगरीब आवाज़ें निकालती हुई वहीं पर बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में उनको गाड़ी में डाला। इतने में वहाँ पर रात हो चुकी थी। जैसे ही रात हुई हम लोग अभी गाड़ी में ही बैठे हुए थे। वहाँ पर हमें कोई भी नज़र नहीं आया, यहाँ तक कि जो विज़िटर थे वो भी जा चुके थे। अब हमने यही सोचा कि हम लोग वापस चलते हैं, रात हो गई, यहाँ पर किसी होटल में स्टे करेंगे और नेक्स्ट डे फिर बुज़ुर्ग से मिलकर हम लोग वापस आ जाएंगे। बहुत दूर से हम लोग गए थे तो इस तरह से वापस भी नहीं आ सकते थे। जब हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग वहाँ से गाड़ी लेकर निकलते हैं, हम लोगों को बाकायदा किसी ने आवाज़ें देना शुरू कर दी। आवाज़ें देने वाला नज़र कोई भी नहीं आ रहा था, लेकिन बाकायदा ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई आवाज़ें देकर बुला रहा है और किसी शख्स की आवाज़ें थी। मैं फ़ौरन गाड़ी से बाहर निकला कि मुझे कोई नज़र आ जाए। अब मगरिब हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था, तो मुझे बाकायदा उसी बरगद के दरख्त के पास 2 आदमी खड़े दिखाई दिए। शायद आदमी थे या जो भी थे, वो मुझे हाथ का इशारा करके बुला रहे थे। जब मैं भागता हुआ उनके पास गया तब तक भी वो मुझे बुला रहे थे और नॉर्मल आवाज़ में जैसे उर्दू बोलते हैं वैसे बुला रहे थे। जब मैं उनके करीब जाने लगा वो बरगद के दरख्तों के नीचे चले गए। मैंने उनको रोकने की कोशिश की, उनको बुलाने की कोशिश की कि आप लोग मेरी बात सुने, हम लोग काफ़ी देर से यहाँ पर इस परेशानी के आलम में हैं। तो जब मैं बरगद के दरख्त के बिल्कुल नीचे पहुँचा जहाँ पर वो आदमी खड़े थे, वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब मैं बहुत ज़्यादा डर गया कि यहाँ पर जिन्नात हैं। जो इस जगह के बारे में मैंने सुन रखा था शायद वो ठीक था। यहाँ पर आने से पहले इस जगह के बारे में मैंने अपने कज़न से भी डिस्कस किया था, जिसने मुझे ये बताया था कि वो गारें 700 साल पुरानी हैं और उनकी तारीख़ है कि वहाँ पर जिन्नात आबाद हैं। उन गारों में से आवाज़ें भी आती हैं और बाकायदा लोगों को वहाँ पर जिन्नात नज़र आते हैं। शाम के टाइम वहाँ पर कोई भी नहीं जाता, दिन के टाइम जाते हैं। लेकिन उसने ये भी बताया था कि वहाँ पर कोई दरबार नहीं है, वहाँ पर एक हिल पार्क भी है जहाँ पर बाकायदा जिन्नात के बच्चों के हंसने और खेलने की आवाज़ें भी आती हैं। इसके बावजूद लोग उस जगह पर जाया करते हैं। मैं फ़ौरन वहाँ से वापस भागा तो मेरी मिसेज़ अजीबोगरीब आवाज़ों में घुर्रा रही थी। हम लोग वहाँ से निकले, एक होटल में आए, वहाँ पर हम लोगों ने स्टे किया। सारी रात मेरी मिसेज़ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही। वो अजीबोगरीब हरकतें कह रही थी, बार बार ये कह रही थी कि मैं नहीं जाऊंगी, कोई दरबार नहीं है, कोई बुज़ुर्ग नहीं है यहाँ पर। मैंने अपने इस दोस्त से कांटेक्ट किया, उसको बताया कि ये जगह तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है और ये सारा सीन हुआ है हमारे साथ। उसने बड़ी माजरत की और ये कहा कि आई एम सॉरी, मैंने जो जगह बताई थी ये वो जगह नहीं है। फिर उसने हमें सही एड्रेस लेकर दिया। फिर हम लोग वहाँ पर पहुँचे। वो इस्लामाबाद से काफ़ी आगे जगह थी, वो ये जगह थी ही नहीं जहाँ पर हम लोग गए थे। जब हम वहाँ पर पहुँचे वो बुज़ुर्ग मिले। वो जगह भी बिल्कुल ऐसी ही थी जैसे कोई पहाड़ी हिस्सा था। उन पहाड़ों में ही वो बुज़ुर्ग ने अपनी जो जगह बनाई हुई थी, वहाँ पर गए, उनको दिखाया। वहाँ पर मेरी मिसेस जाती नहीं थी, उनको ज़बरदस्ती लेकर गए, जैसे उनको कोई चीज़ रोक रही थी या उनको कोई चीज़ नज़र आ रही थी, कुछ समझ नहीं आ रही थी, वो डर रही थी। जब लेकर गए उन्होंने दम किया, पढ़ाई की, एक हिसार खींचा बाकायदा उनके इर्द गिर्द। फिर उन्होंने जब पढ़ाई शुरू की तो उनके ऊपर बाकायदा कुछ हाजिर हुआ, उनके ऊपर हाज़िरी करवाई गई। जो मखलूक उनके ऊपर उस वक्त थी, वो उस मखलूक ने बाकायदा बोल कर बताया कि मैंने इस लड़की पर अपना असर किया हुआ, इसका दिमाग पकड़ा हुआ है। चाँद की मखसूस तारीख़ों में वो जिन्नात जो थे उन पर हावी होते थे। वो 2 से ज़ाहिद जिन्नात थे जिनमें फ़ीमेल भी थी और मेल भी थे। फिर वो जो बुज़ुर्ग थे उनका ये कहना था कि आपको 3 माह लगातार आना पड़ेगा। तकरीबन हम लोगों को 3 जुमरातें लगातार जाना होता था। फिर भी हम लोगों ने ये सब किया। 3 माह उनका इलाज करवाया। 3 माह के बाद वो ठीक हो गई। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। लेकिन वो जो उन गारों पर जाना और वो जो सब कुछ था वो बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाला था। उसके बाद मेरी अपनी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे भी बहुत सा बुखार हो गया था। शायद मैं उस जगह पर शाम के टाइम गया था या उन चीज़ों से मेरा आमना सामना हुआ था, जो भी था।
दोबारा कभी भी हम लोग वहाँ पर नहीं गए और ना ही कभी ज़रूरत पेश आई है। तो मैं सिर्फ इतना मैसेज देना चाहूँगा, जब भी कभी आप किसी की बताई हुई जगह पर जाएं तो पहले प्रॉपर उसका एड्रेस लेना चाहिए। कभी भी ऐसे नहीं चले जाना चाहिए सुनी सुनाई जगह पर, जैसे हम लोगों ने गलती की और बाद में फिर पता चला कि वो तो वो जगह ही नहीं थी। बाज़ औक़ात बहुत से हादसे इंसान के साथ हो जाते हैं। ये मेरी एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया अज़हर आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी वजीहा शेयर कर रही हैं मुल्तान से। वजीहा कहती हैं कि मैं मुल्तान की रहने वाली हूँ और आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। ये बात आज से तकरीबन 10 साल पहले की है। हम लोगों ने एक घर रेंट पर लिया। वो घर जो था बहुत बड़ा घर था। बड़ा इस सेंस में था कि उसमें एक बहुत बड़ा सहन था, बरामदा था, बरामदे में कमरे बने हुए थे। था वो ओल्ड कंस्ट्रक्शन पर बना हुआ, लेकिन हम लोगों को उस वक्त प्रॉब्लम ऐसी थी कि हम लोगों को रेंट पर घर चाहिए था। हम लोगों का अपना घर सेल हो चुका था, क्योंकि हम लोगों का जो घर था वो आबाई घर था, तो चाचू का और हमारा था। जब हम लोगों ने सेल किया तो फ़ौरन से हम लोग घर नहीं ले सकते थे, तो उस सिलसिले में हमें रेंट पर एक घर लेना था कुछ अरसे के लिए। तो हम लोग उस घर में शिफ्ट हो गए। मैं और मेरा भाई और मेरे पेरेंट्स, हम लोग 4 लोग थे हमारी फैमिली में। जब हम लोग उस घर में ऑलरेडी बरामदे में 3 कमरे थे, जिनके दरमियान में एक झूला लगा हुआ था। झूला इस तरह का था कि जैसे बरामदा था और बरामदे का बाकायदा आगे से वो एक शेड सा बना हुआ था, उसके नीचे वो एक झूला सा लगा हुआ था, जो अगर आप झूला लें तो बरामदे और सहन दोनों में झूला लिया जा सकता था। 2 स्ट्रिप्स सी थी, जैसे रस्सी होती है, रस्सी के साथ एक छोटी सी सीट थी, ऐसा एक झूला लगा हुआ था पहले से ही उस घर में। सुनने में ये आया था कि वो घर 2 साल से खाली था, लेकिन देखने में वो घर तकरीबन 10 साल से खाली लग रहा था। वहाँ की जो कंडीशन थी, वहाँ का जो दरो दीवार था, बहुत ज़्यादा अजीब और पुरसरार सा लग रहा था। हम लोगों ने जब वो घर देखा, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, मैं तो डर गई थी। मैंने तो अपने पेरेंट्स से यही कहा था कि ये घर नहीं लेते, ये बहुत ही पुराना सा लग रहा है और मुझे डर भी लग रहा है, क्योंकि उस घर में काफ़ी ज़्यादा दरख्त भी लगे हुए थे जो सहन में ही थे। फिर भी हम लोगों ने वो घर ले लिया, क्योंकि अम्मी अबू का यही कहना था कि हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर यहाँ पर रहना है तो महीना 1.5 ही रहना है, इससे ज़्यादा नहीं। हम लोग अपना रहने के लिए अपना घर जो हम लोगों ने ख़रीदना था, उसकी हम लोग सर्च में ही थे। हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हो गए। हम लोगों ने सामान अभी प्रॉपर सेट नहीं किया था, बस ज़रूरत का सामान हम लोगों ने रख लिया था, बाकी पैक ही था, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पर थोड़े अरसे के लिए ही रहना था। जब हम लोगों को उस घर में दूसरा दिन था, दोपहर असर के बाद का टाइम था, तो गर्मी का मौसम था। मैं चाय बना रही थी, तकरीबन असर की अज़ान हो चुकी थी, तो उस वक्त हम लोग चाय बनाया करते थे। जब मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो अम्मी ऑलरेडी किचन में ही थी, अबू घर पर नहीं थे, और मेरा भाई जो था वो एक कमरे में बैठा टीवी देख रहा था। तो उस वक्त वो झूला इस तरह से हिल रहा था जैसे उस झूले को बाकायदा किसी ने झूला हो। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, मुझे लगा शायद मेरा भाई बैठा होगा, कभी कभी वो ऐसे मूड में होता है तो शायद वो बैठ गया हो। तो मैं उसके पास से गुज़र गई, मैंने इतना ख़ास गौर नहीं किया। वो टीवी देख रहा था, अम्मी किचन में खाना बना रही थी और मैंने पास खड़े होकर चाय बना दी। अब मैं जैसे ही चाय लेकर बाहर आई, तकरीबन मुझे 10 मिनट तो लग गए होंगे, बाहर निकली तो वो झूला फिर वैसे ही झूले जा रहा था। मैंने भाई से पूछा कि क्या तुम अभी बाहर जाकर झूले पर बैठे थे? उसने ये कहा कि नहीं, मैं तो पिछले 1 घंटे से कमरे में ही बैठा हुआ हूँ, मैं तो बाहर निकला ही नहीं। मैंने उससे ये कहा, ज़रा देखना, झूला ऐसे झूल रहा है जैसे कोई झूला ले रहा है। उसने मुझे ये कहा कि तुम फजूल में वहम करती रहती हो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, हवा चल रही होगी, खुली जगह है, हल्का सा झूला है तो हिलने लग गया होगा। हवा से भी अगर वो झूला हिलता तो इतना ज़्यादा ऐसे ना हिलता जैसे उसके ऊपर कोई बैठा हुआ है। मेरी बात किसी ने नहीं मानी, अम्मी से भी कही तो उनका भी यही कहना था, जबकि दरख्तों का एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था। अब वो जो झूला था बिल्कुल, अब मेरे कमरे में अगर हम लेटते तो वो झूला नज़र आता था, क्योंकि बरामदे में ही कमरे थे, गर्मी का मौसम था, तो हम लोग दरवाजे खोल कर ही सोते थे, क्योंकि वहाँ पर विंडोज़ भी थी, तो इतनी शदीद गर्मी नहीं लगती थी, वेंटिलेशन होती रहती थी। मुझे आदत थी, मैं देर तक पढ़ती रहती थी। तो अम्मी भाई का कमरा अलग था, अम्मी अबू अलग कमरे में सोते थे और मेरा कमरा अलग था। रात 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था, मैं अपने कमरे में बैठी पढ़ रही थी। मैंने अपने टेस्ट की तैयारी की तो 12 बज के
मैंने लाइट्स ऑफ की और मैंने ये कहा कि अब मैं सोती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है, सुबह जल्दी आँख नहीं खुलती। जैसे मैं बिस्तर पर लेटी तो ना चाहते हुए भी मेरा जहन झूले की तरफ गया, तो मैंने झूले की तरफ देखना शुरू कर दिया। जब मैं झूले की तरफ देख रही थी, वो झूला फिर से हिलने लग गया। वो झूला इस तरह से हिल रहा था कि जैसे उस झूले को बाकायदा कोई झूल रहा है, और साथ मुझे किसी की बातें करने की भी आवाज़ आ रही थी। अब ये बिल्कुल मुसलसल हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये कौन है जो बोल रहा है, क्योंकि वो आवाज़ 2 से 3 लोगों की मिक्स थी। अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उठ के बाहर जा सकूं और देखूं। तभी मैंने क्या देखा कि वहाँ पर तकरीबन छोटी छोटी कुछ बच्चियाँ हैं। उन लोगों ने फ्रॉक्स पहने हुए थे। हम लोगों के बरामदे में एक छोटा सा बल्ब हम लोगों ने लगाया हुआ था जो रात के टाइम जलता रहता था कि अगर कोई कमरे से बाहर निकले तो रोशनी होनी चाहिए। जब वो हम जो बल्ब था वो रात के टाइम ऑन करते थे, अदरवाइज़ वहाँ पर एक ट्यूब भी जलती रहती थी। ट्यूब की रोशनी में नींद नहीं आती थी। तो मैंने बाकायदा उस बल्ब की रोशनी में देखा, वो 3 से 4 बच्चियाँ थीं, सेम साइज़ की, लाइक सेम एज की। उनके बाल भी खुले हुए थे और उन लोगों ने फ़्रॉक्स पहनी हुई थी और वो उस झूले पर बैठी हुई थी। मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। मैं बोलना चाह रही थी, मेरे से बोला नहीं जा रहा था, मैं इतनी डर गई थी। तभी मैंने एकदम से पूछा कि बाहर कौन है। फिर भी मैंने पूछा। जैसे मैंने पूछा, वो जो बच्चियाँ थीं वो भागती हुई उन दरख्तों की तरफ गईं जो हम लोगों के सहन में लगे हुए थे। मैंने शोर मचा दिया। मेरा जब ऐसे चीखना सबने सुना तो अम्मी भी जाग गई, भाई भी जागे, साथ साथ तो कमरे थे। तो वो लोग भागते हुए आए और मेरे से पूछा कि क्या हुआ है। मैंने उन्हें सारी बात बताई कि मैंने अभी यहाँ पर कुछ बच्चियों को देखा है। उन लोगों ने भी देखा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा उस टाइम अजीब सी स्मेल आ रही थी। ना वो खुशबू थी ना ही बैड स्मेल थी, कुछ अजीब सी थी, मिली जुली सी कुछ स्मेल सी थी। तो मैं बहुत डर गई। झूला उस वक्त भी हिल रहा था। फिर मैं अम्मी के पास जाकर सोई। मुझे बहुत से बुखार हो गया। सुबह मेरी खाला आई वो घर देखने के लिए, तो हम लोग ऊपर छत देख रहे थे। उस वक्त अभी मगरिब होने वाली थी, अंधेरा नहीं हुआ था। मैं, खाला और अम्मी हम लोग छत पर थे। भाई मेरा नीचे ही था और अब्बू घर पर नहीं थे। तो जैसे ही खाला ने अपना फ़ोन मंगवाना था, तो मैंने कहा मैं ले आती हूँ। तो खाला ने ये कहा कि मैं खुद ही ले आती हूँ, मुझे कोई और काम भी है। अब हम लोग ऊपर ही थी छत पर, हम लोगों ने एक चारपाई रखी हुई थी, हम लोग उधर बैठी हुई थी। शाम का जो टाइम था। जैसे ही खाला सीढ़ियों के पास आई, एकदम डर गई और फ़ौरन से चीख मारकर पीछे हटी। तो अम्मी ने पूछा कि क्या हुआ है। खाला कहती हैं कि आप लोगों की सीढ़ियों में कोई बच्ची खड़ी है और वो बच्ची बहुत अजीबोगरीब अंदाज में देखकर हंस रही है। अम्मी ने ये कहा कि कौन बच्ची। फिर अम्मी को रात वाली बात याद आई, वो खाला को बात बताई। फ़ौरन से हम लोगों ने जब झांक कर ऊपर से देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। खाला भी बहुत ज़्यादा डर गई। उन दरख्तों के पास से बच्चों के बोलने की, हंसने की आवाज़ें भी आती थी और 2 से 3 दफ़ा अब्बू ने भी उन्हीं दरख्तों के पास कुछ बच्चियों को देखा था और 1 से 2 दफ़ा काले रंग का एक साया किसी औरत का अम्मी ने भी सहन में देखा था रात के टाइम। तो हम लोगों ने जिस घर को लिया था, कुछ अरसे के लिए हम लोग वहाँ पर वो भी नहीं रह सके। हम लोगों को बहुत डर लगता था। वो बहुत डरावना घर था, बहुत पुरसरार सा लगता था देखने में भी। फिर हम लोगों ने वो घर तकरीबन 10 दिन से पहले ही छोड़ दिया था, क्योंकि वो मखलूक अपना आप बहुत ज़ाहिर करती थी। और उस झूले पर तो वो हर वक्त, अगर दिन के टाइम भी वो झूला हिलता था तो वो अपना आप ज़ाहिर नहीं करते थे, लेकिन रात के टाइम वो अपनी असल शक्ल में सामने आते थे। बहुत डरावने उनके चेहरे थे। चेहरों के रंग बहुत अजीब से थे, जैसे स्याह कलर होते हैं, ऐसे रंग थे और चमकती आंखें। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। फिर हम लोगों ने वो घर छोड़ दिया। ये मेरी एक स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया वजीहा आपका। जिससे ये थी आज की खौफनाक कहानी है। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल ID noshinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर उर्दू सेंटर पर मैंने बदरू नावल की आज 3री एपिसोड अपलोड की है, उसको ज़रूर जाकर विज़िट करें। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे उस चैनल को विज़िट नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब ब्राउज़र पर जाएं, हॉरर उर्दू सेंटर लिखकर सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आप लोगों को फ़ौरन मिल जाएगा। नौशीन वॉइस ऑफिशियल पर मैं बहुत अमेजिंग शॉर्ट्स बेटा लगाती हूँ, उसको भी जाकर विज़िट करें, आप लोगों को पसंद आएंगे। उर्दू कहानियाँ मेरी कज़न का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।